मॉर्निंग बच्चों, आज की कक्षा में भी हम राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ही कुछ बातें करेंगे, कुछ समझने पढ़ने की कोशिश करेंगे। पूर्व में मैंने आपको राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो दो फार्मूले हैं जिनके आधार पर राज्यों की निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्यों के मत का मूल्य निकाला जाता है और संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य निकाला जाता है, उसके बारे में बताया था। और यह कहा था कि अगली कक्षा में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूंगी कि मतों का निर्धारण या मत मूल्य निकाले कैसे जाते हैं। तो आज की कक्षा में हम वही पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। उस पर आने से पहले मैं आपको एक दो और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मुख्य बातें हैं उन पर प्रकाश डालना चाहूँगी, उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो पहला तो यह है कि कई बार आपकी परीक्षा में यह प्रश्न भी आता है बच्चों कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो यह अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई है, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया है बच्चों। तो इसके पीछे क्या कारण, क्या आधार, क्या सोच रही है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो पहला तो इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखने का यह कारण रहा है बच्चों कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है और ऐसे में राष्ट्रपति के चुनाव में इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग लेना कठिन और बहुत ही कष्टकारी और आप कह सकते हो एक तरह से असंभव सा ही था। अभी जो हमारे चुनाव होते हैं वो विभिन्न चरणों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों में होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है। तो ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव तो अलग अलग हो नहीं सकता था बच्चों, उसको तो एक साथ करवाना पड़ता। तो बड़ी जनसंख्या राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रखने का एक कारण बनी। दूसरा कि हमारे यहाँ पर संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है जिसमें राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान मात्र होता है और ऐसे में यदि वो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता जनता से तो शासन व्यवस्था में एक तरह से आप कह सकते हो विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती थी कि शासन में अधिक प्रभावी कौन, प्रधानमंत्री जो खुद भी चुनाव जीत कर आता है या राष्ट्रपति जो स्वयं भी चुनाव जीत कर आया है। तो ऐसे में इस दुविधा की स्थिति से इस संशय में न पड़ने को ध्यान में रखते हुए ही हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया गया। इसके साथ ही बच्चों एक कारण रहा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जब राज्यों की विधानसभाओं को भी शामिल कर लिया गया, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को भी शामिल कर लिया गया और संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी शामिल हो गए, तो कुल मिलाकर ये सभी अब प्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा ही चुने गए थे और इनके द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है। तो ऐसे में एक तरह से हमारे प्रतिनिधि ही जब हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं तो वो एक तरह से हमारे द्वारा चुना गया ही माना जा सकता है। तो उपरोक्त कारणों के आधार पर या उपरोक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही उचित माना गया और सही माना गया। अब एक और जो फैक्ट है वो यह मैं बताना चाहूँगी बच्चों कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो ऐसे में क्या राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, क्योंकि हमने बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मतों के मूल्य के आधार पर उसका निर्वाचन कोटा निर्धारित होता है। तो यदि किसी एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभाएं भंग हैं तो ऐसे में निर्वाचक
जो निर्वाचन का कोटा है वह गड़बड़ा जाएगा। तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव ऐसी स्थिति में किया जा सकता है? तो बच्चों 1974 में जब फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उस समय ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। तब गुजरात की विधानसभा भंग थी, तो राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है या नहीं, इस संबंध में हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति ने 143 आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय से यह परामर्श मांगा कि गुजरात विधानसभा के भंग होने की स्थिति में भी क्या राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि राष्ट्रपति का टर्म पूरा हो चुका था और चुनाव कराने आवश्यक थे, किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने परामर्श में जो कहा बच्चों, वह अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देते हुए कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व होना चाहिए और एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी ये चुनाव हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यह स्थिति भी क्लियर हो गई कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव का समय आ गया है, पिछले राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी राज्य की विधानसभा वह एक हो या एक से अधिक हो भंग हो, तब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब हम आते हैं बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव में जो मैंने पूर्व में जो 2 फार्मूले बताए थे, उनके मत का मूल्य के निर्धारण पर। तो मैंने कहा था कि उसमें यह ध्यान रखा गया है कि एक तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य से कम न हो, और दूसरा बड़े राज्यों और छोटे राज्यों दोनों को जनसंख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो कैसे बच्चों कि पहला फार्मूला जो था वो हमने ये पढ़ा था, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य निकालने का। उसमें था कि पहले तो राज्य की जो राज्य की कुल जनसंख्या है वह लिखी जाएगी, अपॉन जो राज्य के कुल विधायक हैं उनकी संख्या लिखी जाएगी, और फिर भाग 1000 देते हुए एक विधायक के मत का मूल्य निकल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको 2 उदाहरणों से यह बताना चाहूँगी और आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर उचित अनुपात में विधायक के मत का मूल्य निकला। तो पहला उदाहरण तो जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका लेते हैं बच्चों। तो वहाँ पर जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या है टोटल 403, और वहाँ की जनसंख्या है बच्चों 8,38,49,905। तो 403 जो विधानसभा के सदस्य हैं, निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, उनका भाग हम देंगे 8,38,49,905 में। उसका भाग देने के बाद जो एक विधायक के मत का मूल्य निकलकर सामने आता है बच्चों, वो आता है 208। यहाँ पर दूसरा उदाहरण हम देखेंगे पौंडीचेरी का, जहाँ पर विधानसभा की जो कुल सीटों की संख्या है वह है 30, और जनसंख्या है वहाँ की 4,71,707। तो 4,71,707 में आपको भाग देना है 30 का। इस पर जो
एक विधायक के मत का मूल्य निकल कर आता है बच्चों, वह है 16। तो आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर एक विधायक के मत का मूल्य आया है 208, और पौंडीचेरी में विधायक की जनसंख्या कम होने के कारण एक विधायक के मत का मूल्य आया है 16। तो इस प्रकार से जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको उचित प्रतिनिधित्व इस तरह से मतों के मूल्य के निर्धारण में भी हम देख सकते हैं। तो यह तो मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। इसके इसी तरह से जो 28 राज्य हैं और दिल्ली और पौंडीचेरी यानी टोटल 30 को सभी राज्यों की जनसंख्या और वहाँ पर जो विधानसभा की निर्धारित सीटों की संख्या है उनके आधार पर प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य निकाल लिया जाता है और उनको गुणा किया जाता है वो जो वहाँ की विधानसभा की सदस्य संख्या है उससे। जैसे उत्तर प्रदेश में एक विधायक के मत का मूल्य निकला, हमने देखा 208, उनको गुणा किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा जो वहाँ की विधानसभा के सीटों की संख्या 403 उससे। तो जो मूल्य आता है बच्चों वो आता है राज्य की जो कुल निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य आ जाता है 83,824। इसी तरह से पौंडीचेरी के बारे में मैं बताऊं तो जो 16 एक विधायक के मत का मूल्य आया था उनको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम वहाँ की जो कुल विधानसभा की सीटें हैं 30 उससे, तो वहाँ पर कुल निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य हो जाता है 480। और इस प्रकार से सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य यदि हम निकालेंगे तो आएगा 5,49,474, 5,49,474। तो यह हो रहा है राज्यों के कुल निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य। अब हम आते हैं दूसरे फार्मूले पर, यानी संसद के सदस्य के मत के मूल्य पर। तो उसमें यह फार्मूला था बच्चों कि राज्यों की कुल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य, यानी जो अभी हमने निकाला है 5,49,474 अपॉन जो कुल निर्वाचित संसद के सदस्य हैं। तो वो कितने हैं बच्चों कि लोकसभा के तो हैं 543 और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं 233। यह कुल जोड़ से हो जाते हैं 776। तो 5,49,474 अपॉन 776। तो 776 का यदि हम 5,49,474 में भाग देंगे तो मूल्य जो निकल कर सामने आता है एक सांसद के मत का मूल्य जो सामने निकल कर आता है बच्चों वह है 708। और एक संसद के मत का मूल्य हुआ 708, तो कुल संसद के सदस्यों का मूल्य 776 जो है कुल संसद सदस्य, उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 708 से। तो 708 मल्टीप्लाई बाय 776 इक्वल 5,49,408। यानी आप यहाँ पर देखिए कि विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों के संख्या के मत का मूल्य और कुल सांसदों के मतों का मूल्य में कोई विशेष अंतर नहीं है, वरन लगभग दोनों के मतों का मूल्य समान है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मतदाता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले, वो हैं कि जो कुल विधायक यानी सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या का जोड़ है 28 राज्य और दिल्ली और पौंडीचेरी का, वो आता है बच्चों 4,120। तो ये तो हो गए राज्यों की विधानसभाओं के।
प्लस 776 जो राज्यसभा और लोकसभा को जोड़कर जो सदस्य संख्या आई है वह, तो यह मिलकर हो जाता है 4896। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो कुल मतदाता है उनकी संख्या आ गई है 4896। और इन सभी मतदाताओं के मतों का जो कुल मूल्य है वह आ जाता है 5,49,000 प्लस 474 प्लस 5,49,408। यानी कि जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य और संसद के मतों के मूल्य को जोड़ देंगे हम, जो सभी मतदाता जिसमें आ जाएंगे, तो हो जाता है 10,98,882। तो कुल जो मतों का मूल्य आया है वह आया है बच्चों 10,98,882। और इसमें 2 का भाग देने पर जो 5,49,000 समथिंग, या आप कह सकते हो 5,50,000 का जो न्यूनतम कोटा निर्धारित होता है उसको जो राष्ट्रपति प्राप्त कर लेगा वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाए। अब वरीयता के आधार पर कैसे 5,50,000 वोट किसी उम्मीदवार को मिलेंगे बच्चों, उसको हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।